हेलो गाइस, आई एम यश फ्रॉम इंडियन ग्रुप यूट्यूब चैनल। और आज फिर एक बार आपका इस मैथमेटिक्स की लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल यानी बहुपद को पढ़ेंगे। बहुपद क्या होता है, बहुपद कैसे बनता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इन सबको हम यहाँ समझेंगे। बहुपद को समझने से पहले हमें बीजीय व्यंजक यानी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना होगा। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, चलिए समझते हैं। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम हिंदी में बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं, क्या होता है कि दो राशियां होती हैं, एक तो चर और एक होता है अचर। ये हमारी दो प्रकार की राशियां होती हैं। इसको हम बोलते हैं, चर को हम बोलते हैं वेरिएबल और अचर को बोलते हैं हम कांस्टेंट। चर राशियां वो राशियां होती हैं जिनके लगातार मान बदलते रहते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c। इस तरीके की राशियों को, क्वांटिटीज को हम चर कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। अब इन्हें चर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन राशियों के मान जो हैं वो हर सवाल में, हर क्वेश्चन में अलग अलग होते हैं। आपने देखा है किसी क्वेश्चन में x का मान 1 आता है, किसी क्वेश्चन में x का मान 2 आता है, किसी क्वेश्चन में x का मान 3 आता है। तो इसलिए हम इसे चर राशियां कहते हैं। अचर राशियां जैसे 1, 2, 3, 4 नंबर्स होते हैं, जिन्हें हम अचर यानी कांस्टेंट कहते हैं। क्योंकि यानी हर क्वेश्चन में जो 1 है उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, जो 2 है उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, जो 3 है उसकी वैल्यू 3 ही रहेगी, जो 4 है उसकी वैल्यू 4 ही रहेगी। तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट्स के नाम से ही पता चला है कांस्टेंट यानी जिसका मान ना बदले, जिसका मान क्या हो, ना बदले, उसको बोलते हैं कांस्टेंट यानी अचर। और जिनके मान बदलते रहें, x का मान फिक्स नहीं है कि x का मान यदि एक बार बनाया तो हमेशा बन ही आएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं चर यानी वेरिएबल्स। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान सदैव निश्चित नहीं होता है, उसे हम चर राशियां कहते हैं, जैसे x, y, z। अचर राशियां वो राशियां होती हैं जिनके मान हमेशा निश्चित होते हैं, कभी नहीं बदलते हैं, उसे हम अचर राशियां कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद आता है बीजगणितीय व्यंजक। अभी बात समझ गए होंगे कि x, y, z इन्हें हम चर बोलते हैं, 1, 2, 3, 4 इन्हें हम अचर यानी कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बाद जो है वो आता है बीजगणितीय व्यंजक, या हम कह सकते हैं बीजीय व्यंजक यानी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? क्या होता है कि कोई चर राशि है, मान लीजिए x, ठीक है, और कांस्टेंट लिए जाते हैं जैसे 1, 2, 3 और कई सारे कांस्टेंट होते हैं। और मैथमेटिक्स की सक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। मैंने इससे पहले बताया ये हमारे कांस्टेंट हैं यानी ये चर है और ये अचर है। चर और अचर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करते हुए और जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग को संयोग करने का मतलब ये है कि इन सब का यूज करके हम सब्ट्रैक्शन का यूज करें, मल्टीप्लिकेशन का यूज करें, एडिशन का यूज करें, डिवाइड का यूज करें, और किसको साथ लें? वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को। तो जो बनता है यानी जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, या हम कह सकते हैं जो व्यंजक बनेगा उसे हम बीजगणितीय व्यंजक यानी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी ये भी एक बीजगणितीय व्यंजक है, ये भी एक बीजगणितीय व्यंजक है। कैसे बना देखिए, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, प्लस है तो प्लस, ये है 5 इंटू एक्स प्लस 6। अब आप देख सकते हैं हमने वेरिएबल्स का यूज करा, गणितीय सक्रियाओं यानी मैथमेटिकली ऑपरेशंस, गुणा जोड़, यदि हम यहाँ माइनस लगा देते हैं तो घटाना, इनका भी यूज करा। ठीक है, तो इन सब का यूज करके एक बीजगणितीय व्यंजक बना दिया, या इनके एक व्यंजक बना दिया जिसको हम कह सकते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हिंदी में अगर हम परिभाषा की बात करें तो चर और अचर राशियों को लेकर गणितीय सक्रियाओं द्वारा, यानी गणितीय सक्रियाओं के संयोग से, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जो गणितीय सक्रियाएं होती हैं, मैथमेटिकली ऑपरेशन होते हैं, वो गुणा, जोड़, घटाना, माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इन सब को हम बोलते हैं। इनके संयोग से जो व्यंजक बनता है उसी को ही हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। ये सारे जो हैं बीजगणितीय व्यंजक हैं। बहुत सारे बीजगणितीय व्यंजक हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने क्या किया, जोड़ दिया, गुणा कर दिया और घटा दिया, यानी मैथमेटिकली ऑपरेशंस का यूज किया। और वेरिएबल मैंने यहाँ पर x लिया है, जरूरी नहीं है कि आप x ही लें, y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, वो तो वेरिएबल है। बस वेरिएबल होते हैं कुछ और कुछ कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट को लेकर और बीजगणितीय सक्रियाओं को लेकर उनके संयोग से हम कह सकते हैं, उनके संयोग से जो बीजगणितीय व्यंजक या हम कह सकते हैं व्यंजक बनता है, उसी को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। ये जो बने हुए हैं ये बीजगणितीय व्यंजक हैं। अब बीजगणितीय व्यंजकों को ही बहुपद कहा जाता है। कुछ बीजगणितीय व्यंजक बहुपद होते हैं और कुछ बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। तो अब हम ये सीखेंगे कि किस बीजगणितीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे और किस बीजगणितीय व्यंजक को हम बहुपद नहीं कहेंगे। बीजगणितीय व्यंजक कब बहुपद होगा और बीजगणितीय व्यंजक कब बहुपद नहीं होगा। देखिए, ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी बीजगणितीय व्यंजक है। ये बीजगणितीय व्यंजक बहुपद है या नहीं है, उसकी कंडीशंस हैं। सबसे पहली जो कंडीशन वो ये है कि वेरिएबल की जो पावर है, यानी चर राशि की जो घात है, वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यदि वेरिएबल की घात यानी चर राशि की घात नेगेटिव है और वो एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है, तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन वो बहुपद नहीं होगा। इसको हम बहुपद नहीं कह सकते, पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, ये पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। और यदि x पर अंडर रूट लगा हुआ है या x की पावर जो है 1/2 है या हाफ हो, x पावर 3/2 हो, यदि x पर रूट लगा हुआ है, x की जो पावर है 1/2 है, ये तो आपको पता ही होगा, रूट को हम 1/2 लिख सकते। यदि x 1/2 है, x 1/3 है, यानी वो डिवाइड में है, x जो है वो डिवाइड में है, तो भी बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। ये कुछ कंडीशंस हैं कि x की जो पावर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x पर अंडर रूट नहीं होना चाहिए,
x की पावर 1/2 नहीं होना चाहिए। x की जो घातें हैं वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक आप जानते हैं, पूर्णांक जो पूर्ण हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्ण अंक होते हैं। तो x की घात यानी वेरिएबल्स की जो पावर है वो पूर्णांक होना चाहिए, वो भी धनात्मक पूर्ण, ऋणात्मक नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझें, यानी यदि हम बीजगणितीय व्यंजक में बहुपद को समझेंगे, बहुपद क्या होगा, तो बहुपद का एक फॉर्मेशन होता है जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x⁴ प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये एक सीरीज जैसा है जिसमें पहला पद जो है a0 है, a0 की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, a1x a2x² a3x³ a4x⁴, और यदि इसमें n टर्म है तो ये an(x⁴n टर्म तक जाएगा, क्योंकि जो पावर है वो x⁴n हो जाएगी, क्योंकि n टर्म तक जाएगा। और आप एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे होंगे x के बगल में जो a1 है, a0 है, a2 है, a3 है, a4 है, इनको बोला जाता है कोफिशिएंट यानी गुणांक। अब ये किसके गुणांक है, जिसके बगल में ये लिखे हुए हैं वो उसी के गुणांक। यदि मैं आपसे कहूँ कि x² का गुणांक क्या है, तो x² के बगल में जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वही x² का गुणांक है। x³ के बगल में जो लिखा हुआ है वो x³ का गुणांक है। x³ के बगल में a3 लिखा है तो ये a3 का गुणांक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक अकाउंट हैं, पेजेस भी हैं फेसबुक पर, वहाँ पे आप फॉलो करके मुझे कमेंट में वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। अगर अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बात करें, हम जो पॉलिनोमियल है उसको हम px से भी व्यक्त कर सकते हैं। px यानी बहुपद, पॉलिनोमियल, और जिस वेरिएबल में होगा उस वेरिएबल को ब्रैकेट में लिखेंगे px। px का मतलब पॉलिनोमियल इन x, यानी जो पॉलिनोमियल है वो x के टर्म में है। तो सबसे बड़ा पॉलिनोमियल तो n पावर तक भी हो सकता है। हम एक आपको सिंपली तरीके से लिख के बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 5x⁵ प्लस 6x⁴ प्लस 7x⁴ प्लस x² माइनस x माइनस 8, ये भी एक पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है। आप देख सकते हैं x की सारी पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और x के बगल में जो नंबर्स यानी कांस्टेंट लिखे हुए हैं, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1, और ये भी कांस्टेंट है। x⁵ का जो कोफिशिएंट है वो 5 यानी जिसको हम गुणांक बोलते हैं। x⁵ का जो गुणांक है वो 5 है। x⁴ का जो गुणांक है वो 6 है। गुणांक यानी ऐसा नंबर जो किसी चीज के गुणे में लिखा हो। जैसे हम आपसे कहें कि x⁴ का गुणांक क्या है, तो x के साथ x⁴ के साथ जो उसके साथ गुणे में लिखा हुआ है वो उसका गुणांक होगा। x⁻³ में जो उसके साथ गुणे में लिखा हुआ है वो उसका गुणांक होगा। तो इसको हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जरूरी नहीं है हम इसको px से ही डिनोट करें, हम इसको fx से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको हम और भी कई तरीके से, या फिर pfx qx से भी हम डिनोट कर सकते हैं, gx से भी डिनोट कर सकते हैं। ये सिर्फ डिनोट करने का यानी रिप्रेजेंट करने का सिंबल्स हैं जो बुक्स में कई तरीके से दिए रहते हैं। इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो फंक्शन, हमें इसको कभी कभी फंक्शन भी बोल देते हैं, इसका सिर्फ इतना सा मतलब ये एक व्यंजक है जो किस टर्म में दिया गया है वो ये डिनोट करता है कि fx तो ये x के टर्म में होगा, gx तो g के टर्म में होगा, qx तो ये x के टर्म में होगा। यदि हम इसको qy कर देंगे तो y के टर्म में हो जाएगा, fy कर देंगे तो ये y के टर्म में हो जाएगा। ये सब टर्म बताता है किस टर्म में है। अब बहुपद आपने अच्छे समझ लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से बहुपद समझ में आ गया होगा। कब बीजगणितीय व्यंजक बहुपद होगा, कब बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा।
यदि हम बहुपद की डेफिनेशन की बात करें तो बहुपद की सिंपल सी इतनी सी डेफिनेशन होती है कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हों। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हों यानी टर्म्स हों, उसको हम बहुपद कहते हैं। किसको? बीजगणितीय व्यंजक को। बीजगणितीय व्यंजक का बहुपद नहीं होगा, तो मैंने आपको बताया है कि बीजगणितीय व्यंजक का बहुपद नहीं होगा। उन कंडीशंस को यदि फॉलो करता है बीजगणितीय व्यंजक तो वो बहुपद की लिस्ट में आएगा। यदि बीजगणितीय व्यंजक उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है तो वो बीजगणितीय व्यंजक होगा लेकिन वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब बहुपद में कुछ चीजें आती हैं। एक तो आता है गुणांक, जो मैंने आपको पहले बता दिया है गुणांक क्या होता है। जैसे मैंने पूछा आपको x⁴ का गुणांक बताइए, तो x⁴ के बगल में जो गुणे में लिखा होगा वही उसका गुणांक होगा। जिसके गुणांक की बात करें बस आपको उसी के बगल में देखना है कि उसके बगल में मल्टीप्लाई में क्या लिखा है। कुछ नहीं लिखा है तो 1, क्योंकि यदि मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 हो सकता है, तो उसका गुणांक जो होगा वो 1 हो जाएगा। अब इसके बाद बहुपद में आता है टर्म यानी पद। पद क्या होते हैं? तो पद टर्म आप इस बीजगणितीय व्यंजक यानी पॉलिनोमियल में देख सकते हैं। हमने कुछ प्लस और कुछ माइनस के साइन लगाए। प्लस और माइनस के साइन लगाने से बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है? हमने प्लस माइनस के साइन लगाए क्यों हैं? प्लस माइनस के साइन हमने टर्म्स को ही अलग अलग करने के लिए लगाए हैं, यानी पद को अलग अलग करने के लिए लगाए हैं। प्लस के पहले एक लिखा है 5x⁵, तो ये पहला पद है, एक टर्म है। 6x⁴ ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा। प्लस और माइनस की सहायता से ही हम टर्म्स को अलग अलग कर सकते हैं, पदों को अलग अलग कर सकते हैं। तो यही जो है वो हमारे पद हैं। यदि हम कहें कि px के पद क्या क्या हैं, तो ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है, ये हमारा चौथा पद है, ये हमारा पांचवा पद है और ये हमारा छठवां पद है। ये सारे हमारे पद हैं और इनको हमने प्लस माइनस चिन्हों की सहायता से जोड़ कर रखा है, संयुक्त करके रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे क्या है? पद हैं। अब इसके बाद जो बात आती है वो ये बात आती है कि बहुपद की घात क्या है, यानी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। डिग्री तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है उसको पहचानने के लिए सिर्फ हमें यह देखना है कि किसी भी बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या है। बीजगणितीय व्यंजक में कहें या हम बहुपद में कहें, यदि कोई बीजगणितीय व्यंजक है अगर वो बहुपद है तो बहुपद में जो वेरिएबल्स हैं यानी चर राशि है उसकी सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। ये हमारा एक बीजगणितीय व्यंजक है और इस बीजगणितीय व्यंजक में चर राशि जो है वो x है, यानी वेरिएबल जो है वो x है। अब इसकी सबसे बड़ी घात आपको क्या दिख रही है? इसकी सबसे बड़ी घात जो है वो 5 है। इस बीजगणितीय व्यंजक की सबसे बड़ी घात है वो 5 है। बहुपद की घात जो है वो 5 ही होगी, क्योंकि बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। हमने ये देखा एक बहुपद, और बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात जो है वो 5 है, तो चर राशि की सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की यानी पॉलिनोमियल की घात कहलाएगी। पॉलिनोमियल की कहलाएगी, घात कहलाएगी जो चर राशि की सबसे बड़ी घात होगी। तो हमारी सबसे बड़ी घात जो है वो हो गई 5। हम एक दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं, जैसे px बराबर है x⁴ प्लस x² प्लस x - 1। ये हमारे एक दूसरा पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में हम चर राशि देखेंगे और चर राशि की सबसे बड़ी घात देखेंगे। चर राशि की हम सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। तो बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या होगी या बहुपद की घात क्या होगी? तो चर राशि की सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात होगी, तो इसमें सबसे बड़ी घात x⁴ यानी 3 है, तो बहुपद की जो घात है वो क्या होगी? 3 ही होगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा।
यदि अभी भी आप कुछ डाउट है तो आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो को अंत तक देखें, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। और वीडियोस का भी लिंक मैं आपको आई बॉक्स में दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा। आपको एक ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप मेरी और वीडियोस भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी वीडियोस में आपको का लिंक मैं आपको वहाँ पे दे सकता हूँ, मैं आपको दे दूंगा। ये जो हमारा बहुपद था वो एक वेरिएबल में था, यानी इसमें बहुपद में जो चर राशि है वो सिर्फ एक ही है, x। जरूरी नहीं है कि हर बहुपद में एक ही चर राशि हो, 2 या 3 चर राशियां हो सकती हैं, x भी y भी हो सकता है। तो यदि ऐसा हुआ कि हमें 2 चर राशि वाला बहुपद मिला तो हम उसमें घात कैसे पहचानेंगे। अब हम ये समझते हैं कि यदि 2 वेरिएबल्स वाला पॉलिनोमियल हुआ तो हम उसमें पॉलिनोमियल की पावर क्या होगी, हम इसको कैसे समझेंगे, चलिए समझते हैं। अब हम 2 चर राशियों वाला पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे px, y। x और y के पदों में पॉलिनोमियल होगा, जैसे x की पावर 2 प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, और जो कि 2 पदों में है, यानी 2 चर राशियों में है, यानी 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं इसमें। अब इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर क्या होगी, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिया है, हम यहाँ पे एक्स कर लेते हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की पॉलिनोमियल्स हो जाएंगी। हम मान लीजिए 3 ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये एक पॉलिनोमियल है, और इसकी जो पॉलिनोमियल है वो हमें इसमें पॉलिनोमियल की पावर बतानी है कि पॉलिनोमियल की पावर क्या होगी। तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे x और y दोनों दिए हुए हैं, हम इसकी पावर क्या होगी, तो हमें जितने भी वेरिएबल्स दिए होंगे उन सब की पावर्स को हमें सिर्फ ऐड कर लेना है। यहाँ पे x और y दिए हैं तो यहाँ भी x की पावर 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है, ठीक है। या मान लीजिए यहाँ पे यदि मान लीजिए x की पावर q होती तो भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे x पावर 1 है, x पावर 3 है, तो टोटल पावर कितनी होगी 4। तो हम क्या करेंगे, x और y की दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे। यदि x सिंगल है, यानी कोई वेरिएबल सिंगल है, तो उसकी पावर भी ले लेंगे। अब लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चर राशि की पावर क्या है, सबसे बड़ी चर राशि की पावर क्या है, 4 है। क्यों, क्योंकि यहाँ ये 2 वेरिएबल्स हैं, उनको हम ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 3 और 1 4। तो बहुपद की जो घात है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे 4। यहाँ पे y की पावर 3 है, x पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे x y की पावर दोनों को इंक्लूड करेंगे, और इंक्लूड करने पे जो बनेगा, यानी जो नंबर आएगा, यदि वो सबसे बड़ा नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों को मिलाने पे यहाँ पे 4 है। तो इसमें जो चर राशि की सबसे बड़ी घात है वो क्या है, 4। तो यही बहुपद की क्या कहलाएगी, घात। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। डेफिनेशन क्या है कि चर राशि की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होती है। और जहां पर 2 बहुपद दिए, जहां पर जो बहुपद है वो 2 वेरिएबल्स में, यानी 2 वेरिएबल्स में, यानी 2 चर राशियां हमें दी गई होंगी, तो उनकी घातों को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने पर पूरे बहुपद में वो सबसे बड़ी घात बनती है, तो वही बहुपद की घात कहलाएगी। ये हमें नहीं सोचना है कि हम इसको जोड़ें क्यों, या यहाँ y की पावर 3 है, x की पावर 1 है, तो कौन सी पावर जो है बड़ी होगी। फिर आप ये सोच लें, यहाँ तो x की पावर 1 है, y की पावर 3 है, तो y की पावर 3 सबसे बड़ी है, तो यहाँ पे y की पावर 3, यहाँ पे y की पावर 3 है, तो हम जो बहुपद की सबसे बड़ी घात जो हमारी होगी वो y की पावर 3 होगी। ऐसा नहीं है, x और y दोनों की पावर्स को हम जोड़ेंगे, यहाँ तक कि यदि 3 भी आ जाए, मान लीजिए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2xyz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यानी वाई स्क्वायर। तो इसमें 3 वेरिएबल हमें दिए गए हैं, तो इसमें हम तीनों वेरिएबल्स की घातों को यहाँ पे जोड़ देंगे। तीनों वेरिएबल की घात क्या हो जाएंगी, 1 + 1 + 1 यानी 3। तो इस बहुपद में इस वेरिएबल की तीनों पावर को हमने जोड़ दिया, 1 1 1, तो ये टोटल 3 हो गया। तो यानी सबसे बड़ी घात क्या हुई बहुपद की, 3, क्योंकि और किसी भी पद में
जो अचर राशि है उसकी सबसे बड़ी घात नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ जो टर्म है उसमें वेरिएबल्स को जो मिला के जो पावर बनी है वो 3 बनी है। हमेशा हम ऐसा ही करेंगे कि वेरिएबल्स की पावर टोटल को काउंट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि x की 1 है, y की 1 है, z की 1 है, नहीं। यहाँ पे जो टर्म है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 3, तो यही बहुपद की घात होगी। इसको हम p x y z, इसको हम p x y z नाम दे देंगे और ये हमारी बहुपद की सबसे बड़ी घात हो जाएगी। इसमें जो बहुपद की सबसे बड़ी घात है वो 3 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम बहुपदों की वर्गीकरण की बात करते हैं कि बहुपदों का क्लासिफिकेशन, बहुपद जो हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन जो है वो कितने प्रकार का किया गया है। नॉर्मली जो बहुपद है वो एक घातीय बहुपद होता है, द्विघातीय बहुपद होता है, त्रिघातीय बहुपद होता है और चतुर्थ घात बहुपद हो सकता है, 5 घात का भी हो सकता है, 6 घात का भी हो सकता है। ऐसे करके बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं। एक घात बहुपद, इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। तो इस तरीके से कई सारे बहुपद हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो सिर्फ चतुर्थ घात तक यानी 4 घात तक ही है। किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात यदि 4 है तो उसको हम चतुर्थ घात बहुपद बोलेंगे। किसी बहुपद की घात यदि 1 है तो उसको हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। यदि किसी चर राशि किसी बहुपद की घात 2 है तो उसे हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। किसी बहुपद की घात यदि 3 है, सबसे बड़ी बहुपद की घात क्या है? 3 है, तो उसको हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। यदि 4 तो 4 घात बहुपद बोलेंगे। इस तरीके से बहुपदों का वर्गीकरण हो जाता है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बहुपदों का शून्यांक। बहुपदों का शून्यांक क्या होता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा वीडियो बड़ी करने से हो सकता है आप बोर हो, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई करके आपको मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।